जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए क्लास 12 का जो जियोग्राफी चल रहा है उसमें चौथा चैप्टर लेकर आए, चैप्टर 4। इसका नाम मानव विकास है। इसमें हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि मानव कैसे, कि वो पूर्वज उसका कौन था, उस कैसे कैसे आदमी बना, कैसे 4 पैर से 2 पैर पे आया, ये सब हम नहीं देखेंगे। मानव विकास यानी कि मानव को, मानव के जो जीवन स्तर है उसमें सुधार, मानव के जीवन स्तर में सुधार, उनकी जो आधारभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति होना और उनके जो विकल्प है उसमें स्वतंत्रता मिले, वो अपने जीवन का निर्णय खुद ले सके, ऐसे उसे काबिल बनाना। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। ये नहीं जानेंगे कि कैसे वो पहले 4 पैर पे चल रहा था, अब 2 पैर पे चल रहा है, ये सब नहीं जानेंगे। वो सब इतिहास की बातें हैं, ठीक। और हम अभी जियोग्राफी चल रहे हैं। चलिए, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो और एग्जाम में नंबर भी अच्छा खासा आ जाए, अच्छा आ जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है और प्लस में आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और लाइक करना भूलना नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चौथा, नाम क्या है? तो मानव विकास। क्या होता है मानव विकास? मानव विकास यानी कि मानव की जो विकल्प है कि मानव क्या क्या काम कर सकता है और कौन से काम वो नहीं कर सकता है, तो उन विकल्पों में उसकी जो विकल्प है उसमें वृद्धि हो, वृद्धि हो, बढ़ना चाहिए। और भी विकल्प कि इन कामों को भी मनुष्य कर सकता है, उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। तो यही क्या है? यही मानव विकास है, यानी कि मानव के जीवन स्तर में सुधार होना। सिंपल सा, किताबी भाषा से हटकर, कि मानव के जीवन स्तर में, मानव के जीवन में सकारात्मक जो है बदलाव लाना, यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा मानव विकास। तो इस चैप्टर में हमें दो शब्दावली जो है देखने को मिलता है, एक वृद्धि और विकास। एक वृद्धि और एक विकास। यहां से आपके अर्थशास्त्र के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में भी वृद्धि और विकास आता है। देखो, वृद्धि और विकास दो शब्दावली है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। आप नॉर्मली समझ जाते हो कि वृद्धि और विकास दोनों एक ही तो है, कौन दिक्कत है? तो दोनों एक नहीं है, दोनों में न कहते आकाश पताल का अंतर है। मतलब कि ये आसमान में है विकास, कौन विकास? आपके घर में जो होगा अगल बगल में, वो विकास ना। विकास एगो आसमान में बैठल है और वृद्धि ये नीचे कुर्सी लगा के बैठा हुआ है जमीन पे। तो यानी दोनों में कितना अंतर हो गया, देखो। तो यही, दोनों में बहुत अंतर है, वृद्धि और विकास में दोनों में बहुत अंतर है। हम नॉर्मली समझ जाते हैं कि वृद्धि और विकास वही है, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग है। देखो, वृद्धि का अर्थ होता है कि हमारे पैसे में जो है संपत्ति को ज्यादा बढ़ाना, और विकास का अर्थ होता है कि हमारे जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव हुआ है, कि हमारी जो आधारभूत जो आवश्यकता है, जो हमें जरूरी है, उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं, उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं। हमारी जो जरूरत है शिक्षा, शिक्षा हमें मिल रहा है कि नहीं, पोषण हमें मिल रहा है कि नहीं, हमारे हमें स्वतंत्रता मिल रहा है कि नहीं, हम अपने निर्णय, अपने जीवन का निर्णय खुद ले सकते हैं, ये अधिकार हमें है या नहीं। इन सब के बारे में, यही जो सकारात्मक परिवर्तन है जीवन में, यही क्या कहलाएगा? विकास। लेकिन वृद्धि क्या कहलाएगा? वृद्धि, वृद्धि यानी पैसा, पैसा बढ़ गया, ज्यादा पैसा हो गया, तो हमारी जो है जीवन में हमारे जो आर्थिक वृद्धि हुआ, आर्थिक वृद्धि, पैसा बढ़ गया।
तो वृद्धि क्या हो सकता है? वृद्धि आपका एक मात्रात्मक हो सकता है कि पैसा को हम मात्रा की, संपत्ति को मात्रा के आधार पे देख सकते हैं, ठीक। और विकास को मात्रा के आधार पे देख सकते हैं? नहीं देख सकते उसे हम। ये गुणात्मक, एक गुण में परिवर्तन आएगा। किसमें आएगा परिवर्तन? तो ये गुण में परिवर्तन आएगा। देखो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे। मान लो एक आदमी है, शांति से कॉपी कलम सामने रखो, शांति से सोचो। एक आदमी है, उसे एक लॉटरी लगा, लॉटरी में उसे दो आदमी है, एक आदमी ए और एक आदमी बी। दोनों को लॉटरी लगा, एक को लगा 2 लाख की लॉटरी और एक को लगा 50,000 का, क्या ज्यादा ना, 50,000 का लॉटरी लगा, ठीक। अब ए आदमी ने क्या किया, इसने किया क्या, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया किसमें? कोको कोला पीने में, कोको कोला पीने में, नाच गाना देखने में, इस सब में। डेली जो है मॉल मॉल जा रहे हैं, खूब शॉपिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूमने जा रहे हैं, सब पैसा उसी में उड़ा दिया, ठीक। क्या किया ये? अपने शौक को पूरा किया, अपनी जो शौक है उसको पूरा किया। तो ये क्या किया, ये फिजूल की खर्च किया, मतलब कि ये शो ऑफ करने में लगा रहा। और दूसरे भी व्यक्ति ने क्या किया, तो इसने अपने पैसे को, कुछ पैसे को क्या किया, कुछ पैसे के घर में जो आवश्यक चीजें थी उनको मंगवाया, प्लस और क्या किया, तो जो पैसे कुछ बचे उससे अपने बच्चों को जो है शिक्षा दिलाया। क्या किया? शिक्षा दिलाया। और कुछ पैसे बचा कर रख लिए। क्या किए? कुछ पैसे का बचत किया कि आने वाले दिनों में काम देगा, ये आने वाले दिनों में काम देगा, ये बैंक में रख दिया कि ब्याज बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आने वाले दिनों में काम देगा ये। तो ऐसे रख लिया। तो आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? ए व्यक्ति के पास, क्योंकि उसके पास 2 लाख था और बी के पास 50,000 था। लेकिन कुछ समय बाद जब आप देखिएगा तो ज्यादा जो है विकास किसमें दिखेगा आपको, ए व्यक्ति में या बी व्यक्ति में? ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उसे कोको कोला का लत लग गया होगा, उसे शो ऑफ करने का लत लग गया होगा। तो जब तक पैसा है तब तक ना आप दिखावा कर सकते, पैसा जब खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? तो इसका हालत पूरी तरह से खराब हो जाएगा। पहले जो है रईसी चल रही थी वो सब निकल जाएगी। लेकिन बी व्यक्ति क्या होगा, तो इससे इसके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे और बच्चे शिक्षित होंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, तो अच्छा करेंगे तो यानी इसमें जो सकारात्मक जो बदलाव आया, ये जो सकारात्मक बदलाव आया, यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आपका विकास। समझ गए? सकारात्मक विकास यानी कि आपके जीवन स्तर में, आपके जीवन में जो है सकारात्मक बदलाव आना चाहिए कि जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, आपको शिक्षा स्तर मिलना चाहिए, शिक्षा को जो अधिकार, ये सब मिलना चाहिए, आपको अपने जीवन के बारे में खुद निर्णय लेने का अधिकार, ये सब मिलना चाहिए। लेकिन वृद्धि यानी कि संपत्ति का बढ़ना। तो एक बात और कि ये जरूरी है कि जब विकास हुआ है तो वृद्धि जरूर हुई होगी। पैसा आएगा तभी ना हम पैसा को जो है सही तरीके से जो है खर्च कर सकते हैं। पैसे न रहेगा तो कैसे खर्च करेंगे, कैसे हम विकास करेंगे? तो विकास है यानी कि वृद्धि हुआ होगा, तय है। लेकिन अगर वृद्धि है तो विकास होगा, ये तय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर है, आप अपने पैसे को जैसे खर्च करना चाहते हो वैसे खर्च करो। अगर सही तरीके से खर्च करोगे तो विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समझ गए विकास क्या है, वृद्धि क्या है? अगर विकास हुआ है तो वृद्धि हुई होगी, तय है। और अगर वृद्धि हुई है तो विकास होगा, ये तय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। चलिए तो इसको थोड़ा देख लो क्या है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, विकास और वृद्धि में अंतर, विकास और वृद्धि में अंतर।
तो उम्मीद है आप लोग लिख दीजिएगा। क्या है विकास और वृद्धि में अंतर, तो देख लीजिए इसको थोड़ा। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है। क्या है? वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी कि मात्रा में परिवर्तन होगा, ये मात्रा होगा। और जबकि विकास क्या है? तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? देखो पूछ सकता है, तो इसके लिए हल्के में मत लेना क्वेश्चन को। पूछ सकता है क्या है वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि एक मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष जो है होती है। क्या होती है? मूल्य निरपेक्ष, यानी कि ये आर्थिक नहीं होता है, इसका केंद्र जो है पैसा नहीं होता, इसका केंद्र पैसा ना होकर, पैसे में जो है वृद्धि ना होकर जीवन स्तर में वृद्धि होना होता है। तो ये मूल्य से हटकर रहता है। क्या होता है? तो मूल्य निरपेक्ष होता है। ये धनात्मक नहीं, तो ये मूल्य निरपेक्ष कहने का अर्थ हुआ वो विकास में चला जाएगा कि आपका ये जो क्या, इसका केंद्र विकास, जीवन स्तर में वृद्धि, ये विकास में चला जाएगा। ये मात्रात्मक होता है वृद्धि, कहने का अर्थ हुआ इसे हम मात्रा के तौर पे देख सकते हैं कि कितना बढ़ा है हमारे पास, जो है संपत्ति कितनी है, कितना बढ़ा है। और ये मूल्य निरपेक्ष, ये अर्थव्यवस्था के आधार पर केंद्रित होता है। इसका केंद्र क्या होता है? पैसा, अर्थ। इसका केंद्र अर्थ। ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक। एक समय अवधि के बाद, सही बात है कि पैसा आपके पास जितना है, जो संपत्ति आपके पास जितना है, एक समय के बाद हो सकता है कि उसमें बढ़ भी सकता है और वो खत्म भी हो सकता है। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, और एक समय अवधि के बाद ये चेंज हो जाएगा। इसमें परिवर्तन हो सकता है कि एक समय के बाद हो सकता है कि आपकी संपत्ति पूरी चली जाए, या फिर जो है उसका दुगना तिगुना आ जाए। फिर विकास की अगर बात करें तो ये क्या होता है? तो ये गुणात्मक होता है। क्या होता है? गुणात्मक, यानी कि गुण में परिवर्तन, ये जीवन स्तर में बदलाव, जीवन स्तर में सुधार होगा। इसका केंद्र अर्थ ना होकर क्या होता है? तो जीवन स्तर। क्या होता है? जीवन। और ये सदैव क्या होता है? धनात्मक। वृद्धि अगर धनात्मक हुई है, यानी कि आप पैसे का सही यूज किए हैं, तो विकास होगा, यानी कि धनात्मक होगा। ये कैसा होगा? तो ये हमेशा धनात्मक होगा। और विकास भी है, सही बात है कि एक समय के बाद बदल भी सकता है, ये भी एक समय के बाद बदल सकता है। क्यों? कुछ भी स्थिर नहीं रहता। आप अभी विकसित है, हो सकता है कुछ ऐसी आपदा आ जाए, कुछ ऐसी समस्या आ जाए कि आपकी जो संसाधन है वो सब नष्ट हो जाए, तो वहां पे आप क्या हो सकते हैं? तो आपकी स्थिति बदल सकती है। तो यानी हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। कोई भी चीज हो रहा है तो समय के साथ बदलेगा, तो परिवर्तन हो सकता है। ठीक। विकासहीन वृद्धि, यानी कि वृद्धि होगा लेकिन विकास नहीं। वृद्धि होगा लेकिन विकास नहीं, मतलब कि पैसा है, पैसा यूज कर दिए कोको कोला पीने में, पैसा यूज कर दिए नाच गाना देखने में, पैसा यूज कर दिए शॉपिंग करने में, ये सब में कर दिए। पढ़ाई लिखाई में न लगाए पैसा को, बैंक में जमा ना किए उसको, कोको कोला पीने में जो है पूरा खर्च कर दिए। तो विकासहीन वृद्धि, यानी कि वृद्धि होगा लेकिन विकास नहीं। तो जब वृद्धि तथा विकास साथ साथ नहीं चलता है, यानी वृद्धि और विकास एक साथ नहीं होगा, वृद्धि और विकास एक साथ नहीं होगा, यानी दोनों में तलाक है, दोनों एक साथ नहीं होगा, तो ऐसी वृद्धि क्या कहलाएगी? ये विकासहीन वृद्धि। यानी कि पैसा है लेकिन हमारा जीवन स्तर बेहतर नहीं है, यानी कि पैसे का हम सदुपयोग नहीं कर रहे, तो क्या कहलाएगा? संसाधन है हमारे पास लेकिन संसाधन का सही उपयोग नहीं कर रहे, तो विकासहीन वृद्धि में आएगा। विकासशील राष्ट्रों में हो रही जो विकासहीन वृद्धि है, उससे जो बढ़ रही गरीबी है, इस गरीबी के बढ़ने का कारण क्या है?
विकासशील देशों में विकासहीन वृद्धि के कारण जो गरीबी बढ़ रही है उसका कारण क्या है? तो उसका पहला कारण आपको यही मिलेगा कि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण। विकासशील देशों में क्या है कि भूमि और प्राकृतिक के जो संसाधन है उसका वितरण समानता के आधार पर नहीं है। सब नजर के सामने है कि सबको एक समान जो है वितरण नहीं किया गया है। संसाधनों का जो है असमान वितरण है। तो जिसके पास ज्यादा संसाधन होंगे, ज्यादा भूमि होंगे, तो यानी उसकी संपत्ति में वृद्धि हो गई तो अपना विकास कर पाएगा। और जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास भूमि कम है, संसाधन कम है, तो अपना विकास नहीं कर पाएगा। कर पाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जिसके पास ज्यादा है उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा ना। फिर सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त जो वित्तीय संसाधन है उसका अभाव। विकासशील देशों में क्या होता है, विकासशील में क्या होता है कि सामाजिक विकास के लिए जो वित्तीय जो संसाधन है वो बहुत कम होते हैं, संसाधन बहुत कम होते हैं। फिर उदारीकरण, संरचनात्मक संयोजन, और ये जो आपका विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो संचालित जो व्यापार का नियम है, इस सब क्या करता है कि आपने उदारीकरण की नीति को अपना लिया, ठीक, बहुत अच्छा, कि कोई भी आकर हमारे यहाँ व्यापार कर सकता है, हमारे यहाँ से भी कोई भी बाहर जाकर व्यापार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंपनी आ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हुआ इससे जो गरीब लोग थे, जो हाथ से बनाकर जो चीजें बेच रहे थे, उनका जो व्यापार है वो चौपट हो गया पूरी तरह से। तो उनको क्या, उनकी गरीबी पे क्या प्रतिकूल असर पड़ा या नहीं? तो बिल्कुल पड़ा। उनका जो रोजगार था छिन गया, रोजगार उनका छिना गया उससे। जैसे कि उसका स्थान मशीनें ले लिया, तो विकासशील देशों में जो गरीबी जो है, विकासहीन वृद्धि के होने के कारण जो गरीबी बढ़ रही है, उसका मेनली 3 ही कारण है, और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य तौर पे 3 ही कारण है। कौन कौन? तो भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की जो है असमान वितरण, सभी को एक समान भूमि और ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो नहीं मिला हुआ। फिर सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त जो वित्तीय संसाधन है उसका अभाव। और तीसरा, ये जो नई जो नीतियां हमने लाए हैं, उदारीकरण, संरचनात्मक समायोजन और विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो संचालित व्यापार है, इससे क्या हुआ है, इससे गरीब जनसंख्या पर पड़ने वाला जो प्रतिकूल प्रभाव है, यही क्या है? तो यही मुख्य कारण है। विकास युक्त वृद्धि, वहां पे क्या था? विकासहीन वृद्धि, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विकास युक्त वृद्धि है। विकास युक्त वृद्धि का अर्थ क्या हुआ? विकास युक्त यानी वृद्धि होगा और विकास भी होगा। संसाधन है, संसाधन का हम सही उपयोग करेंगे और हमारा जीवन स्तर बदलेगा, सकारात्मक उसमें परिवर्तन आएगा हमारे जीवन स्तर में। तो यही क्या कहलाएगा? विकास युक्त वृद्धि। तो ऐसी वृद्धि जो है क्या होती है? आर्थिक और सामाजिक आधार है। यह क्या है? तो यह एक ऐसी आर्थिक और सामाजिक आधार है जहां केवल जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद या आर्थिक आकार न बढ़कर क्या होगा? तो यहाँ पे जीडीपी, आर्थिक आधार, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण है कि उस संसाधनों से समाज के हर वर्ग तक जो पहुंच हुई है, समाज के हर वर्ग को संसाधनों तक पहुंच मिले, गरीबी कम हो, सबको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, सबको सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सबके पास जो है समान अवसर मिले। तो यही क्या है? तो यही आपका विकास युक्त वृद्धि, यानी कि जो संसाधन हमारा, उसका केंद्र क्या होना चाहिए? केंद्र उसका जीवन होना चाहिए, कि जीवन स्तर में बदलाव, ना कि जितना संपत्ति है, जितना संसाधन है उसमें हम परिवर्तन किए जा रहे हैं, जीडीपी बढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, तो ये नहीं है। तो विकास युक्त वृद्धि क्या है? यानी कि वृद्धि के साथ साथ विकास। तो वृद्धि के साथ साथ विकास कैसे होगा? कि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करेंगे। संसाधन खर्च करेंगे किस पे? तो खर्च करेंगे हम
समाज को जो है शिक्षित करने में, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं देने में, उसके आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने में। तो यही क्या कहलाएगा, इसी से हो सकता है विकासयुक्त वृद्धि। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, या फिर विकास और वृद्धि में अंतर। ऐसे भी दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक मानव विकास से आप क्या समझते हैं और दूसरा विकास और वृद्धि में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक, चलिए अब देखते हैं विकास की अवधारणा। तो क्या कहा जाता था कि जिस देश के पास पैसा ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, वो देश क्या है, वो देश विकसित है। सही बात है, लेकिन वहां पे विकास हुआ, ऐसा माना जा रहा था कि अगर कोई भी देश विकसित है यानी कि वहां पे विकास हुआ, वहां पे विकास हुआ, ऐसा माना जा रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि कोई भी देश जो विकसित है यानी विकसित है तो वहां पे संसाधन होगी, संसाधन है तो यानी कि विकास हुआ। लेकिन दो अर्थशास्त्री आए 1990 में। 1990 में दो अर्थशास्त्री आए, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। कौन थे? तो महबूब उल हक और एक अमर्त्य सेन, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री। इन दोनों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो देश विकसित है वहां पे विकास हुआ है, ऐसा हम नहीं देख सकते। विकास का परिभाषा ये नहीं है कि हमारे आर्थिक वृद्धि हो, हमारे जो है पैसे में, हमारी जो संसाधन, हमारी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि हो, उसमें जो है परिवर्तन हो। विकास का सही मतलब ये है कि लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आना चाहिए, सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए, उसकी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति उसे होनी चाहिए। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि कौन से देश में विकास हुआ है या नहीं हुआ। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई भी देश विकसित है तो वहां विकास हुआ है, क्या पता वो अपने संसाधन का सही उपयोग करे या ना करे। तो इसने नहीं जो सिद्धांत दिया विकास की अवधारणा, तो इसका क्या है, तो समय के साथ साथ किसी भी व्यक्ति, समाज या देश में होने वाली जो समग्र सकारात्मक और सतत प्रगति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि समय के साथ साथ किसी भी व्यक्ति में या फिर समाज या देश में जो होने वाली सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक जो प्रगति है उसी को दर्शाता है। बदलाव हुआ है एक समय के बाद किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी समाज में या फिर किसी भी देश में एक समय के अंदर बदलाव हुआ है और वो बदलाव सकारात्मक है, तो क्या कहलाएगा? वो विकास कहलाएगा, जिसमें केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं बल्कि क्या शामिल है? तो इसमें केवल आर्थिक वृद्धि ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सामाजिक भागीदारी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। और क्या? तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इन सबको शामिल किया गया। कहा गया कि केवल पैसे को जो है, पैसे कमाए बहुते पैसा हो गया तो उसी से हम जो है विकास नहीं हुआ हमारा, वो विकास नहीं कहलाएगा। विकास का अर्थ हुआ कि हमारे पास जो संसाधन है उसका हम सही उपयोग करें और उससे हम शिक्षा भी प्राप्त करें, हमें स्वास्थ्य सेवाएं भी मिले और सामाजिक कल्याण भी हो, समाज का कल्याण भी हो, और राजनीतिक भागीदारी भी हो कि हम राजनीति में भी अपना योगदान दे सके। फिर जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, तो यही क्या कहलाया? तो इसी को कहा गया विकास की सही परिभाषा। किसके द्वारा? तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। तो मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार कहने का अर्थ हुआ कि जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन भी इसमें शामिल किया गया।
कि मानव के जो है शारीरिक गुणवत्ता में सुधार आए, उसके मानसिक सुधार आए, उसके जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है। विकास की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि लोगों की जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना। उनके जो किसी भी कार्य करने की जो क्षमताएं हैं, उत्पादन करने की जो क्षमताएं हैं, उसमें वृद्धि लाना, उसमें उसको बढ़ाना और उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यही एक ही उद्देश्य है। इस अवधारणा को लाए कौन थे? कौन लाए थे? महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, और अमर्त्य सेन जो कि भारतीय अर्थशास्त्री है। इन्होंने 1990 में इसको बताया। ठीक। मानव विकास की अवधारणा क्या है? मानव विकास की अवधारणा क्या है? तो इस अवधारणा को कौन लाए थे? बता दिए हम आपको। यही है कि इस अवधारणा को पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने विकसित किया था, और नोबेल पुरस्कार से विजेता अमर्त्य सेन ने क्या किया? तो इसको और मजबूत दिया, और मजबूती प्रदान किया इसको। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने जैसे 1990 में क्या किया? इस अवधारणा का उपयोग किया और वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित किया। चलिए, तो पहले ही बता चुके थे। मानव विकास कहा गया कि मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है। क्या है? मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है जो केवल आर्थिक विकास से आगे बढ़कर, क्या है? तो आर्थिक विकास से आगे बढ़कर लोगों के जीवन की गुणवत्ता और उनके अवसरों के विस्तार, यानी कि उसके पास जो अवसर है, उसके पास जो विकल्प है, उसमें वृद्धि होनी चाहिए, उसमें विकास पर केंद्रित है। जिसका अर्थ क्या है? कि उन्हें लंबा और स्वस्थ जीवन और ज्ञानी जीवन मिले। उन्हें जीवन कैसा मिले? लंबा मिले और स्वस्थ। ये नहीं कि हम 100 वर्ष जी रहे हैं और हालत इतना खराब है कि बिस्तर से उठ नहीं सकते। तो ऐसा जीवन कौन पसंद करेगा? कि हम उम्र हमारी लंबी है, ठीक, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य जो है सही होनी चाहिए। तो हमारी जीवन लंबा भी हो, स्वस्थ भी हो और हमें ज्ञान भी मिले। ठीक। अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार खुद प्राप्त हो। हमारा निर्णय दूसरा नहीं लेगा। उन्हें स्वतंत्रता दी जाए। तो यही जो चीजें हैं, इन्हीं को कहा गया कि यही जो है रियल मायने में विकास की परिभाषा है, विकास की अवधारणा है। मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष, देखो घूम फिर कर सारी बातें वहीं पे आती है कि मनुष्य के जीवन में क्या उसे सबसे आवश्यक क्या है। तो सबसे जरूरी है कि मनुष्य यही पसंद करता है कि उसका जीवन लंबा हो। सब यही चाहता है कि उसका जीवन लंबा हो, स्वस्थ हो और क्या हो? ज्ञान उसे मिले। तो सब चाहता है कि उसका जीवन कैसा हो? लंबा भी हो और स्वस्थ भी हो, लंबा भी हो और स्वस्थ भी हो। इसका मतलब है कि लोगों को लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने का अवसर मिले और पोषण स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हो इसमें। किसका अर्थ यही है कि उनको लंबी जीवन मिले और स्वस्थ मिले। जीवन कैसा? तो स्वस्थ भी हो और लंबी हो। फिर ज्ञान प्राप्त करना, लोगों को सीखने, स्कूल जाने, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले जो उन्हें सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। तो जरूरी है कि वो चाहता है कि हमें क्या? एक लंबा जीवन मिले जो कि स्वस्थ जीवन हो, हमें स्वास्थ्य भी मिले वहां पे, और हमें ज्ञान भी मिले। बिना ज्ञान का जीवन किस काम का? तो ज्ञान भी मिले ताकि हम क्या कर सके?
ताकि हम सोच समझकर अपना निर्णय ले सके, सोच समझकर हम अपना निर्णय ले सके। और तीसरा, इसे स्वतंत्रता प्राप्त हो किस चीज का, कि वो उसे स्वतंत्रता प्राप्त हो कि वो सब में जो है संसाधन वो संसाधन प्राप्त कर सके, संसाधनों तक उसकी पहुंच हो, उसकी संसाधनों तक पहुंच हो। यानी लोगों के पास जीवन की बुनियादी जरूरतें, जैसे कि उसकी जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरत है, वो उसकी पूर्ति हो। जैसे भोजन, सबसे जरूरी क्या है, भोजन। खाना खाएंगे तभी तो जिंदा रहेंगे, क्या? तो भोजन, आवास, कपड़ा, तीन ही तो है सबसे ज्यादा जरूरी। भोजन, आवास, कपड़ा। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक मकान, यही तो आवश्यक है। तो ये उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो पूर्ति नहीं हो रहा, 5 किलो जो है उसना चावल जो है मिल ही रहा है, पहले अरबा मिलता था, उसना मिल ही रहा है। आवास दे ही रहा है, और कपड़ा जो है पहने हुए। तो अब क्या क्या विकास चाहिए? विकास है? नहीं, ये विकास नहीं है। ये तो उसका एक पक्ष है, विकास की जो है, मानव विकास का एक पक्ष है। तो इसके कितने पक्ष हैं? 3। एक, जीवन लंबा और कैसा, तो स्वस्थ हो। दूसरा, कि हमें ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ जीवन जी रहे, ज्ञानी है ये ना, कुछ जानवे ना करते हैं तो जिंदगी इस काम की, ज्ञान है ये ना। तो ज्ञान भी प्राप्त हो। और तीसरा, कि हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बुनियादी जो जरूरत है, उसकी पूर्ति हो। और अन्य संसाधनों तक हमारी पहुंच हो, अन्य संसाधनों तक हमारी पहुंच हो, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम गरिमापूर्ण जो है जीवन जी सके, गरिमापूर्ण जीवन जी सके। मानव विकास के 4 स्तंभ। देखो, इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और इसको अगर नहीं अच्छे से पढ़े तो पढ़ना कोई काम का नहीं रहेगा आपका। ये आपका पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। कैसे? 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक, कि मानव विकास के 4 स्तंभ को बताइए, प्रमुख स्तंभ को बताइए, या फिर मानव विकास के प्रमुख घटक को बताइए। तो स्तंभ बोले फिर भी वही, घटक बोले फिर भी वही। तो मानव विकास के, ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 स्तंभ है। कितने? 4। कितने स्तंभ है? तो 4 स्तंभ है। कौन कौन? तो पहला, समता। ये क्या बोल रहे हैं? समता सब पे आते हैं। क्या है पहला? समता। फिर सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ है मानव विकास के। मनुष्य के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए 4 महत्वपूर्ण चीजें क्या है? तो यही है, पहला समता, सशक्तिकरण, सतत पोषणीयता और उत्पादकता। यही 4, आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन यही 4 है। अब इस चारों के बारे में हमें जानना है कि ये चारों है क्या। तो आइए एक एक करके समझते हैं पहले। तो समता, समता यानी कि बिना भेदभाव के सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। सबको क्या? एक समान अधिकार मिलना चाहिए। संसाधनों तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। किसी के साथ लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, इन सब के आधार पे उसमें जो है भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए।
कि वो सभी को जो है संसाधन तक पहुंच सकते हैं। संसाधन प्राप्त करने का अधिकार सभी को है, तो यानी समानता, कि बिना भेदभाव के सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, संसाधनों तक पहुंच सबकी होनी चाहिए, सबकी पहुंच होनी चाहिए संसाधनों तक। लेकिन आप देखिएगा विकासशील देशों में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? विकासशील देशों में ये जो संसाधन है ये ले जाते हैं कौन? कौन? जिसका पहुंच ऊपर है, मतलब कि यही लोग जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो जाति के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है तो उच्च जाति के वर्ग ले जाते हैं, और जब अमीर गरीब के आधार पे किया जाता है तो इस आधार पे संपन्न व्यक्ति जेकरा पास पहले से बहुत संसाधन है वो और ले जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना तो जाति के आधार पे, ना ही लिंग के आधार पे, इन सब के आधार पे भेदभाव ना हो, सभी के संसाधन तक एक समान पहुंच होनी चाहिए, यानी कि संसाधनों का एक समान वितरण, संसाधनों का एक समान वितरण। अब दूसरा क्या है? सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता, हमारे पास जो संसाधन है उसका हम ऐसे उपयोग करें कि हमारी जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाए, और हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए भी वो संसाधन बचा रहना चाहिए। उनके पास, उनके लिए भी जो है वो संसाधन बचा रहना चाहिए, नहीं तो आएगा तब गरियाएगा, गरियाएगा, खूब गरियाएगा। क्या है कि सब अकेले जो है जीत कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें जीवन जो है, हम अपने जीवन तो जी लिए, लेकिन मानव जीवन को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या? तो इसके लिए जरूरी है कि जो आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी हमें कुछ बचा कर रखना पड़ेगा, कुछ बचा कर रखना पड़ेगा। तो ये जो संसाधन है उसका हम ऐसे उपयोग करें कि हम अपनी जो जरूरत है उसको पूरा कर ले, और कुछ संसाधन आने वाले जो भावी पीढ़ी है उनके लिए भी हम छोड़ दें। यही क्या कहलाएगा? सतत पोषणीयता, जिसे हम सतत विकास कह देते हैं, सतत पोषणीयता। फिर उत्पादकता, यानी कि मानव की जो उत्पादन करने की जो क्षमता है, कोई भी काम करने की, कोई भी निर्माण करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? पहले से वृद्धि, कि पहले उसकी जो क्षमता थी उसमें और भी बदलाव होनी चाहिए, और भी बदलाव होना चाहिए, उसके उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि हो। फिर सशक्तिकरण, वही कि हमें अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार खुद को हो, और उन पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार हमें खुद हो, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पाए, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पाए। तो मानव विकास के मात्र यही 4 स्तंभ है। ये चारों हो गया, जहां पे मिल गया मतलब कि वहां पे जो है मानव का विकास हुआ है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि इसको हम मापते कैसे हैं, मानव विकास को कैसे पता लगाते हैं कि कहाँ पे मानव विकास हुआ है, कि कहाँ पे जो है समता है, कहाँ पे सतत पोषणीयता है दिख रहा है, कहाँ पे उत्पादकता दिख रहा है, कहाँ पे भी सशक्तिकरण दिख रहा है। कैसे हम इसको मापते हैं? तो मापने के लिए जो है आगे देखेंगे। तो जो पीछे हम बताए हैं उसी को लिखा हुआ है कि समता क्या है? ये समानता। समाज के सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, जाति, आय के आधार पर बिना भेदभाव के क्या हो, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब की जो है पहुंच उनके पास होनी चाहिए। सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको जो है रोजगार का अधिकार हो, सबको जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिले, किसी के साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला यही हुआ। दूसरा सशक्तिकरण, यानी कि व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने और उन पर नियंत्रण रखने का शक्ति मिलना चाहिए, जिससे क्या कर सकता है वो, तो अपनी क्षमताएं को बढ़ा सकता है, अपनी क्षमताएं को बढ़ा सकता है। फिर उत्पादकता, यानी कि लोगों के जो उत्पादन करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होनी चाहिए।
लोगों को वस्तुओं, सेवाओं और विचार के उत्पादन में जो योगदान करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें क्या हो, वृद्धि। चलिए, और सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या, तो भविष्य पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना, जो भविष्य जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनसे समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। वर्तमान की जो जरूरत है उनको पूरा करना। यह संसाधनों के निरंतर उपयोग और पारिस्थितिक संतुलन पर जोर देता है। ये क्या करता है, तो पारिस्थितिक संतुलन को जोड़ देता है। मान लो अभी पानी है, सारा पानी हम लोगों ने पूरी तरह से खर्च कर दिया। मान लो पानी ऐसे खत्म नहीं हो सकता, जो पीने योग्य पानी है वो खत्म हो सकती है। पीने योग्य जो पानी है वो खत्म हो सकती है, पानी खत्म नहीं हो सकता। हाँ। पानी नवीकरणीय संसाधन है तो पानी खत्म नहीं हो सकता। तो क्या होगा, जो पीने योग्य पानी वो खत्म हो सकता है, तो मान लो हम पीने योग्य पानी को खत्म कर दिए, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो क्या करेगी, वो रह पाएगी, जीवित नहीं रह पाएगी। क्यों, पानी है ना है, पानी है ही नहीं। और कौन पानी पिएगा, समुद्र का पानी पीकर देखो ना एक बार, पता चल जाएगा। इतना खारा होता है, इतना नमकीन होता है। तो इसलिए ये चार स्तंभ माने जाते हैं, और ये चारों जो है बहुत आवश्यक है इसके लिए, जीवन के लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी, दोनों। डायरेक्ट यहां से पूछा जाएगा कि मानव विकास के चार स्तंभ बताइए, या फिर मानव विकास के प्रमुख घटक को बताइए। ठीक, तो बता दीजिएगा। चलिए, वही है जिसको हम वहां पे बताए थे कि मनुष्य को क्या चाहिए, तो लंबा और हेल्दी जीवन, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ। और उन्हें क्या नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, उनकी जो आधारभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, यानी कि उसका जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो। और इसको हम मापते कैसे, तो इसके वो मापने के लिए हम यूज करते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक सूचकांक है, सूचकांक यानी कि जो इसको सूचित करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो एक सूचकांक है जिसका उपयोग करते हैं, उस सूचकांक का नाम क्या है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मानव विकास के उपागम, पहले उपागम के बारे में जान लेते कि उपागम यानी कि तरीका, मानव विकास का क्या क्या आवश्यक है, मानव विकास के लिए क्या जरूरी है, उनको विकास, मानव के जो है जीवन है उसमें बदलाव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक है आयु उपागम, एक है आयु उपागम। यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए, मानव का जो है ये आयु उपागम क्या है, आयु उपागम देखो, हम क्या कहते हैं, नॉर्मली यही समझते हैं कि पैसा जिसके पास ज्यादा होगा वो अपने जीवन में ज्यादा बदलाव कर पाएगा। क्या, पैसा ज्यादा होगा तो अपने जीवन में ज्यादा बदलाव कर पाएगा अपने जीवन स्तर में। तो पहला यही है कि उसका आय जो है अधिक होनी चाहिए, उसकी जो इनकम है वो डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा आय होगा, जितना अधिक आय होगा उतना ही अधिक वो विकास कर पाएगा। करे ना करे उसकी बात है, कि पैसा को पढ़ाई में इन्वेस्ट करे या फिर कोको कोला पीने में, क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला यही है, ये सबसे पुराना है। ये क्या है, ये सबसे पुराना उपागम है, सबसे पुराना उपागम है, सब पुराना उपागम है। और ये है क्या,
तो माना जाता है कि इस उपागम के अनुसार कि मानव विकास को आय के स्तर पर सीधे तौर पर जोड़ दिया जाता है, कि यह माना जाता है कि आय जितना अधिक होगा, जितना अधिक आय होगा, मानव का विकास स्तर भी उतना ही उच्च होगा। यानी कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा हम अपने जीवन स्तर में बदलाव कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। पैसा है ये ना है, खाने के लिए भी सुबह खाते हैं तो शाम को सोचना पड़ता है कि शाम में क्या खाएंगे, तो क्या विकास कर पाएंगे। तो पहले जरूरी है पैसा, आय। तो जितना आय अधिक होगा वो अपने जीवन में उतना ही अधिक बदलाव कर पाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा कल्याणोपागम। तो कल्याणोपागम ये कौन कर सकता है? कल्याण, लोग एक दूसरे का कल्याण करते हैं अभी ना करते। मनुष्य जो अपनी सांसें जो छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो भी वो सोच रहा है कि हम काहे छोड़ रहे हैं इसको, कितना अच्छा है कि हम अंदर रख लेते। माया लग रहा है उसको भी छोड़ने में, तो कल्याण क्या करेगा एक दूसरे का? तो कल्याण करने के लिए हम एक दूसरे का हम कल्याण नहीं करते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? समाज में सरकार को जो है कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार क्या करेगी? कल्याण करेगी समाज का। तो समाज का सरकार कल्याण करने के लिए क्या करेगी? कुछ कदम उठाएगी। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? तो शिक्षा व्यवस्था सही करेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सही करेगी, लोगों को जो है आवास देने के कार्य करेंगे, उनको सही पोषण देने का कार्य करेंगे, और भी कई सामाजिक जो है कार्य कर सकते हैं। तो इनसे क्या होगा? उनका जीवन स्तर में बदलाव आएगा। आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये जो है उपागम अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। इसमें जो मुख्य फोकस किया गया किस पे? तो मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकता है, आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। किस पे? तो आधारभूत आवश्यकता जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, इन सब को पूरा किया जाएगा तो उनके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। यह माना जाता है कि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति मानव विकास की प्राथमिक शर्त है। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले जब मनुष्य को अच्छा जीवन मिल पाएगा तभी तो वो क्या करेंगे, आगे जो है कुछ परिवर्तन कर पाएंगे अपने जीवन स्तर में। उसको स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं मिल रही है तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। शिक्षा है ये ना, शिक्षित है ये ना है तो क्या करेगा? तो इसके लिए ये जो है बहुत ही आवश्यक है और ये पहला काम है। सबसे पहले कि उनकी आवश्यकता है, आधारभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकते? तो विकास कर सकते। फिर क्षमता उपागम भी, इस उपागम को किसने दिया था? तो ये जुड़ा है आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। ये जो अमर्त्य सेन है, इन्होंने कहा कि ये जो मानव विकास है, इसकी कुंजी लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र की क्षमताओं का निर्माण करती है। यानी कि ये जो मानव विकास है ये क्या करता है? तो लोगों को उनके संसाधनों तक पहुंचाने में एक जो है अहम भूमिका निभाती है, कि लोगों को अपनी क्षमता हासिल करने और अपने जीवन के विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। कि लोग क्या करें? अपनी क्षमता हासिल करें कि वो क्या कर सकते हैं, अपने क्षमता में जो है परिवर्तन करें और अपने जीवन में विकल्प चुनने का उसे अधिकार मिल जाए। इसके लिए उसे क्या? सशक्त बनाना, अपना निर्णय खुद लेने के लिए उसे सशक्त बनाना, तो ये 4 उपागम है, याद रखिएगा इसको, यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मानव विकास का मापन, कि मानव विकास को हम मापते कैसे पता चलता है कि कोई भी देश में विकास हुआ है या नहीं आया?
विकास आया है या नहीं आया, विकास आया है या फिर अभी रास्ते में है, लेट हो रहा है आने में, उसको क्या देरी हो गई है, जाना था यहाँ चला गया वहाँ। तो मानव विकास का मापन मुख्य रूप से उसके लिए एक सूचकांक जारी किया जाता है। उस सूचकांक का नाम क्या है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। इसके जरिए जो है हम पता लगाते हैं कि मानव विकास हुआ है या नहीं, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसे जारी करती है। और इसमें स्वास्थ्य, इसमें क्या शामिल होता है? इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, मानव विकास के यही 3 पहलू है। ह्यूमन डेवलप, ये जो मानव विकास सूचकांक है इसका यही 3 पहलू है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 3, क्या क्या? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वस्थ यानी उसकी उम्र जो है लंबी हो और स्वस्थ हो, शिक्षा उसे मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए। जीवन स्तर यानी कि प्रति व्यक्ति आय उच्च होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसा रहेगा ही नहीं तो अपने जीवन में क्या बदलाव कर पाएगा वो। तो प्रति व्यक्ति आय उच्च होनी चाहिए। तो ये 3 जो है प्रमुख आयाम है किसके? तो HDI का। इसका अगर मान निकालिएगा अगर आप, तो इसका मान निकाला जाता है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। 10th में प्रायिकता पढ़े थे, प्रायिकता, प्रायिकता का मान कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। 1 के बाद आता है ना, पॉइंट में आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 होगा। संभव घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0। क्या? जो भी आएगा बीच में आएगा। तो ऐसे ही इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का भी मान 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा पॉइंट में। ठीक, तो ये क्या करता है? साथ ही मानव गरीबी सूचकांक और सकल राष्ट्रीय खुशी और भी कई सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं, जैसे कि HPI मानव गरीबी सूचकांक, सकल राष्ट्रीय खुशी, इन सब और भी कई सारे सूचकांक जारी किए जाते हैं, जिससे वहां पे पता लगाया जा सके कि विकास, मानव का विकास हुआ है या नहीं। लेकिन मेनली तौर पे हम किसका यूज करते हैं? HDI का। जो जारी कौन करता है? UNDP। चलिए, तो 3 आयाम कौन कौन से हैं? देखो 3 आयाम, एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, और दूसरा ज्ञान, और तीसरा जीवन का बेहतर स्तर, जीवन का बेहतर स्तर। दीर्घायु और स्वास्थ्य यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और ज्ञान यानी कि स्कूलिंग अपेक्षाकृत वर्ष और स्कूलिंग औसत वर्ष। ये जो संकेत है इसका, तो संकेत उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखिए कि इसके 3 आयाम है, एक दीर्घायु और स्वस्थ जीवन, दूसरा ज्ञान, और तीसरा जीवन का बेहतर स्तर। आयाम का सूचकांक क्या है? तो आयाम का सूचकांक है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और GNI। चलिए, तो इसको याद रखना है कि HDI के 3 आयाम है, एक दीर्घायु और स्वस्थ, और ज्ञान, और जीवन स्तर का बेहतर, जीवन का बेहतर स्तर। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं किस आधार पर की जाती है। अगर हम विभिन्न देशों की तुलना करें मानव विकास के आधार पे, तो कहाँ पे ज़्यादा मानव का विकास हुआ, मानव का विकास सही तरह से हो पाया है, और कौन अभी भी पीछे है। तो पीछे है कौन? अभी भी पीछे है कौन? पीछे अभी भी, सोच कर बताओ तो। लिख रहे समझ गए होंगे ना। हाँ, पाकिस्तान अभी भी पीछे है, और इसके साथ साथ
नेपाल। खुशी होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम भी पीछे ही हैं, लेकिन इस सबसे आगे है, लेकिन हम भी अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। दुनिया के सबसे विकसित देशों को उच्च अति उच्च मानव विकास जो है श्रेणी में रखा गया। सबसे जो विकसित देश है, दुनिया के सबसे जो विकसित देश है, उसे किस में रखा गया है? अति उच्च मानव विकास में। याद रखिएगा इस लाइन को। और अगर ऑब्जेक्टिव आए तो वहां पे जो विकसित देश हो, विकसित यानी पैसा वाला देश है, वो किस में आएगा? तो उच्च मानव विकास, अति उच्च मानव विकास, यानी कि ज्यादा मानव विकास हुआ। जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को किस में रखा गया है? तो इसको पहले स्थान पे रखा गया। इसको कितने? तो मानव विकास सूचकांक के आधार पे इसे पहले स्थान पे रखा गया। और एसडीआई का मान यहाँ पे कितना है? तो 0.967, 0.967 देहाती भाषा में, हिंदी में। नॉर्वे और आइसलैंड, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है नॉर्वे से कि 4 ऑप्शन कि कहां पे जो है मानव विकास उच्च है, कहां पे मानव विकास उच्च है? 4 ऑप्शन है, आपके एक ऑप्शन में नॉर्वे। तो क्या होगा? नॉर्वे। नॉर्वे क्यों? क्योंकि नॉर्वे जो दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, और तीसरे स्थान पे आइसलैंड, और तीसरे स्थान पे आइसलैंड। ठीक। अन्य शीर्ष जो देश है जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, सिंगापुर, इन सब को भी जो है उच्च देश में, उच्च जो है श्रेणी में ही रखा गया है कि यहाँ पे भी मानव विकास हुआ है। उच्च मानव विकास की श्रेणी में इसे भी रखा गया है। लेकिन पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे जो है उसको याद रखना है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, और तीसरे स्थान पे आइसलैंड। भारत का प्रदर्शन जो है पिछले कुछ वर्षों में सुधरा है। ये हम देख रहे हैं कब से? तो ये हम देख रहे हैं 2023 से 25 के बीच। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम 26 में, 23 से 25 वाले में, 23 से 25 वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ वर्षों में भारत का जो स्थिति उसमें सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी मध्यम मान विकास है। क्या है? यह अभी भी ये मध्यम मानव विकास है। मानव का विकास हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को 130वें स्थान पे, कितना? 130वें। पहले कितने पे था? 134, 134 पे था पहले। 2025 में ये पहुंचा 130 पे, 2025 में पहुंचा 130 पे। 2022 में 133वें स्थान पे था। एचडीआई मान जो है ये भारत का अगर देखें तो भारत का कितना है? तो 2022 से 22 में कितना था? 22 में था 0.676, जो कि बढ़कर कितना हो गया 2025 में? तो 0.685। ठीक, तो बढ़ गया है। पहले कम था, अब बढ़ गया, लेकिन अभी भी कह सकते कि एकदम अच्छा है ना, ठीक ठाक है। क्या? मध्यम मानव विकास है। यहाँ पे भारत में मध्यम मानव विकास है। भारत में जीवन प्रत्याशा, भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो कितना है? तो 67.7 वर्ष। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति जो है सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। चीन का अगर बात करें तो चीन का स्थान कौन सा है? तो चीन का स्थान है 75वीं। देखो देखो, चाइना जो है भारत से आगे है कि नहीं? भारत 130 और ये 75, और श्रीलंका भी जो है आगे है। और श्रीलंका भी आगे है, ये 78वीं जो है रैंक पे है। भारत से काफी आगे है। उच्च मानव विकास श्रेणी में ये दोनों है।
श्रीलंका और चीन। तो भारत के दो पड़ोसी देश जो कि क्या है, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत से आगे है, कौन? एक चाइना और एक श्रीलंका। चाइना 75वीं रैंक पे है और श्रीलंका 78वीं रैंक पे है। ठीक, चलिए भूटान की बात करें तो भूटान पीछे है। हम भूटान पे अगर बात करें तो भूटान से भी हम पीछे हैं। भूटान किसने पे है? तो 125वें पे। बांग्लादेश 129वें पे, ये भी आगे। तो इसकी रैंकिंग जो है भारत से बेहतर या लगभग बराबर कह सकते हैं। तो इसको अगर हम उच्च नहीं कह सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसी आसपास में आता है। 125 और 30 क्या उसी आसपास में है। लेकिन अगर चाइना और श्रीलंका की बात करें तो ये बहुत आगे है, बहुत आगे। नेपाल की बात करें तो नेपाल बहुत पीछे 146 और पाकिस्तान 164वें पे है। 164वें पे है। कितने पे था? 132 पे, 133 पे। और अगर देखा जाए तो इसका दुगना है, इसका दुगना। तो बहुत ज्यादा। सबसे पीछे कौन है? पाकिस्तान। सबसे आगे स्विट्जरलैंड पहला स्थान, दूसरा स्थान नॉर्वे, तीसरा स्थान आइसलैंड। अगर बात करें भारत का स्थान तो 130वें पे है। 2022 में वो 133वें पे था। चाइना की बात करें तो 75वीं है और 78वीं है एक इसका तो श्रीलंका का। मानव विकास का वर्गीकरण। ये जो मानव विकास है उसका वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं कि कहाँ पे मानव का विकास ज्यादा हुआ है, कहाँ पे कम? तो ऐसे करते हैं कि हम ऐसे बांट देते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है, अत्यधिक उच्च हुआ है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम कह देते हैं कि अति उच्च, यानी कि बहुत ज्यादा मानव विकास हुआ है। और उच्च यानी कि विकास हुआ है। मध्यम की यानी मिला जुला कर विकास हुआ है, ठीक ठाक। और निम्न यानी कि अभी नहीं हुआ। तो मध्यम में कौन कौन शामिल है और अति उच्च में कौन कौन शामिल है, उच्च में कौन कौन शामिल है और निम्न में कौन कौन शामिल है, इसको आपको याद रखना है। इसको ऑब्जेक्टिव यहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक, तो अति उच्च में 66 देशों को रखा गया है। कितने को रखा गया है? 66 देशों को। सिर्फ इसको याद रखो, बाकी उतना ज्यादा जो है फैक्ट इकट्ठे करने की जो जरूरत न है। जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान शामिल है, जिसको उच्च अति उच्च में रखा गया। और उच्च में कितने कितने किसको रखा गया है? तो उच्च में रखा गया है चीन, श्रीलंका, ब्राजील। यहाँ पे और भी है लेकिन हम प्रमुख जो है उसको दे रहे हैं, उसको जो है लिख रहे हैं। इसमें 66, इसमें 14 ऐसे शामिल किए गए। तो प्रमुख जो है उसको हम देख रहे हैं कि जिसको आपको याद रखना है। तो अति उच्च में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। उच्च में कौन आएगा? तो चीन, श्रीलंका, ब्राजील। और मध्यम में भारत, बांग्लादेश, भूटान। भारत, बांग्लादेश, भूटान। निम्न में कौन आएगा? तो पाकिस्तान, सूडान और सोमालिया। ये चार जो है, तीन है, पाकिस्तान, सूडान और सोमालिया। अगर बात करो तो यहाँ पे HDI का जो है मान भी दिया गया है कि अति उच्च है तो उसका कितना होगा? तो उसका 0.800। तो इसको याद कर लीजिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आ सकते हैं। डायरेक्ट कोई गलतफहमी में ना रहे कि यहां से नहीं आएगा, तो यहां से डायरेक्ट आ सकता है। चलिए इसको स्टार लगा देते हैं। डायरेक्ट यहां से आ सकते हैं, तो इसको याद कर लेना है। तो आज की क्लास में हम क्या देखें? आज की क्लास में हम देखें कि किस मानव विकास क्या है,
मानव विकास क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, फिर विकासहीन वृद्धि, विकास युक्त वृद्धि, विकास की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, मानव विकास के जो 4 स्तंभ है वो क्या क्या है, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, मानव विकास के उपागम कौन कौन से देख लिए। फिर मानव विकास का मापन हम कैसे करते हैं, कैसे मापते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएगा, यहाँ से इससे बन जाएगा। तो इसको लाइक कर दो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।